ब्योरेट के अंदर सोडियम कार्बोनेट डालो। वो कौन सा वाला है? देखो ना, जिसमें लिखा है वो सामने तुम्हारे पास उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। उफ, फॉर्मूले की जगह ये लोग नाम नहीं लिख सकते। मैं इतना कंफ्यूज हो रही हूँ। उसे सर झटक कर केमिकल उठाया। तुम पूरा साल पढ़ती भी रही हो या बस ऐसे ही सबका दिमाग खराब करने में मसरूफ रही हो? जी नहीं, पढ़ा है मैंने। ये जो आजकल की टेंशनें क्या कम है जिससे मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। वो ब्यूरेट में केमिकल डालने लगी, लेकिन वो टैप को बंद करना भूल गई थी। इससे सारा केमिकल नीचे गिर चुका था। शिट, सॉरी। वो एकदम पीछे हुई। इस चीज़ की तवक्का थी मुझे। ना जाने एग्जामिनेशन सेंटर में क्या करोगी। उससे टैप को टाइट किया और उसे देखा। फिर टिश्यू उठाकर उससे काउंटर साफ किया और साथ ही वक्त को रोल पकड़ाया। सामने फ्लास्क रखती थी। अगर ये काम आपका परेशान जहन करना भूल गया था। आप ही ज़्यादा बातें किए जा रहे हैं, वरना मैं बिल्कुल ध्यान में थी। आप थोड़ा दूर नहीं हो सकते? सर पे नाजिल हुए हैं। काम क्या हाक होना है? अदार ने सीने में बाजू लपेटे उसे देखा। हाँ, ताकि तुम मजीद मुसीबत क्रिएट करो। चलो, अब छोड़ो इसे और दोबारा से करो। रिटर्न वर्क घर में करना, फिलहाल रीडिंग्स नोट डाउन करो। उसके बाद आधा घंटा वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते रहे। उसके बाद दूसरे में आया तो उसी वक्त हदात का फ़ोन आ गया। बख्तावर ने देखा तो शरीना का नाम फ़ोन पे आ रहा था। उसे ना जाने क्यों शरीना का कॉल हदात के फ़ोन पे आना वो भी इस वक्त अच्छा नहीं लगा। ये बार बार इन्हें फ़ोन क्यों करती हैं? कहीं दोनों का कोई सीन तो नहीं है? बख्तावर, मैं ये ज़रा कॉल अटेंड करूं? तुम ज़रा वो केमिकल बनाओ और ध्यान से, कुछ के नाम भी नहीं लिखे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ सा काम करवा रहे थे, अब देखना पता नहीं कितना टाइम लगाएंगे। 2 हफ्ते से नोट कर रही हूँ, एक दिन में 2 बार इनकी कॉल ज़रूर आती है। ये क्या चक्कर है मुझे क्या? मैं क्यों सोच रही हूँ पता नहीं कौन से कपड़े लगा रहे होंगे। मुस्कुराहट तो हटती नहीं है डॉक्टर साहब के चेहरे से। मैं क्यों बार बार सोच रही हूँ इस बारे में। वो फ्लास्क में कार्बन डाइसल्फाइड डाल चुकी थी। उसे हुदात की हंसी सुनाई थी। बड़े खिड़की निकल रहे हैं इनके मेरे सामने तो पता नहीं सड़े हुए करेले क्यों बन जाते हैं। हालांकि शरीना बाजी से ज़्यादा फनी हूँ। वो तो इतनी बोरिंग सी हैं। हर वक्त किताबें, केस, पेशेंट, डॉक्टर का तो पसंदीदा टॉपिक है भाई। वो अपने ध्यान में इतनी गुम थी कि उससे गलती से नाइट्रोस ऑक्साइड उठाकर उसमें सरासर डाला था। हदात बात मुकम्मल करके अंदर दाखिल हुआ था। एकदम नीले रंग के धुएं और धमाके से 10 गुना ज़्यादा आवाज़ ने उसका इस्तकबाल किया। व्हाट द हेल? बख्तावर, ये क्या किया तुमने? उसने नाक पे हाथ रखकर दरवाज़ा पूरा खोला। मुझे एटलीस्ट अपना मुंह तो धोने दे। नहीं, आपको भी तो अपना हुलिया ठीक करना होगा। इतनी देर में मैं हदात ने दृष्टि से उसकी बात काटी। मिस बख्तावर आलम, काम पे फोकस कीजिए। खड़ूस आदमी नहीं, नीला खड़ूस आदमी। कैसे करूं, कुछ सही से दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपके कोई फजूल बहाने नहीं सुनूंगा। ये फजूल बहाने हैं? मैं आपके सामने पूरे धुएं में नहा चुकी हूँ। जिसकी वजह आप खुद है। नो फोकस ऑन योर वर्क। अल्लाह करे ये रंग कभी आपके चेहरे से न उतरे। एक छोटी बच्ची पे इतना जुल्म करते हैं, जरा भी खौफ खुदा नहीं है आपके दिल में। खुदा पहरा बन गया। उसे जैसे इग्नोर करके वाइप्स उठाए और अपने चेहरे को साफ करने लगा। अम्मी अम्मी बस कर दें, कितना रोएंगी। रमशा माँ के बेतहाशा से प्यार करने पर और उनके आंसू बहने पर बौखला सी गई थी। कभी उसे अपने साथ लगाती, कभी उसे अलग करके बार बार उसके चेहरे को छूती, फिर उसे बोलने का कहती। उफ, ये ममता भी क्या चीज़ होती है। मुझे यकीन नहीं आता, जिस शख्स को हम सब नफरत की निगाह से देखते थे उससे हम पर इतना एहसान किया, इतना हम उसे कुछ कह भी नहीं सकते थे। वो इतने साफ और प्यारे दिल का मालिक निकलेगा, हमने सोचा नहीं था। मुझे तब यकीन ही नहीं आता कि वो एक गुंडा है, वो ऐसे गलत काम करता है। मैं तो हैरान हूँ पुप्पो, आपने एक लम्हे भी सिकंदर भाई को कुछ नहीं कहा। हालांकि अंकल ने सही मारा था, वो तो बीच में मिशी आ गई, वरना अब तक सिकंदर भाई का कीमा बन चुका होता। उससे बताया कि हमारे सिकंदर भाई ने तो कुछ किया ही नहीं, बल्कि उन्होंने तो उसकी जान और इज्जत दोनों बचाई हैं। तो रायना जूस का सिप लेते हुए मुस्कुराकर बोली। उसकी ये बात सुनकर अम्मी का चेहरा खुल उठा। बोलना कैसे शुरू किया? और ये बैंडेज किस चीज़ का लगाया है? तुम खुश तो हो ना? रहती कहाँ हो? सिकंदर कुछ दिन पहले जेल भी गया था, तुम ठीक तो थी ना? सिकंदर के हवाले से तुम्हें परेशानी तो नहीं है?
रमशा उनके बेशुमार सवाल पर हंसे बगैर न रह सकी। अम्मी, 10 दफ़ा पूछ चुकी हैं आप। मेरी प्यारी सी अम्मी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ दिन पहले सिकंदर मुझे बाहर लेकर गए थे। वहाँ मेरा सिस्ट रिमूव हुआ था, जो बार बार इन्फेक्शन से बढ़ जा रहा था। तो ये तकलीफ के बायस तुम नहीं बोल पाती थी। उन्होंने रमशा के हाथों को पकड़े उसके खिले हुए चेहरे को देखा। हाँ, कुछ इसका भी अमल दखल था, लेकिन मुझे एक धक्का चाहिए था, एक ऐसी ताकत जिससे मुझे बोलने की हिम्मत मिलती। और जिसको सिकंदर जैसा साथी मिले, उससे बोलना ही है, बल्कि बोलना क्या, उल्टा चिल्लाना है। इतना कंफ्यूज क्यों है? कहीं घबरा तो नहीं रहा कि अंकल मजीद मारेंगे तो नहीं जब वापस आएंगे? वो दोनों रमशा के कमरे में मौजूद थे, जहाँ हन्नान सोफे पर टेक लगाए बैठा था और सिकंदर बेचैनी से उसी कमरे में टहल रहा था। सिगरेट की तलब हो रही थी। फिर उसे ये सोच के अपने जहन में झटकी, पहले ही कुछ अच्छा इंप्रेशन नहीं था उसका ससुराल वालों पर। वो तो रमशा की वजह से उसकी बचत हो गई। चेहरा अभी भी अंकल की मार से नीला और कुछ हद तक सुर्ख हो चुका था। यार, एक बात समझ नहीं आ रही, रमशा की अम्मी अब्बू ने इतनी आसानी से, मतलब हंधा पेशानी से मुझे गले कैसे लगा लिया? बेशक उनकी नज़रों में मैंने रे को किडनैप नहीं किया, मगर मैं हूं तो एक गुंडा ही। सारे गलत कामों में मुलविस रहा हूं। जैसे उन्होंने अपनी बेटी की बात सुनी, मुझे ऐसे समझ बैठे जैसे मैं कोई फरिश्ता हूं। उसकी बात पर हन्नान मुस्कुराया। तो तुझे तो खुश होना चाहिए। इस बात पे उलझन में क्यों मुब्तला हो रहा है? उलझन यही तो है कि कल मैं उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। उनको मुझसे खतरा महसूस होता था और आज मैं उनका बेटा बन चुका हूँ। यार, इतनी आसानी से मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो तुझे कुट खाने का शौक है तो मैं अंकल को सच बता देता हूँ, या उनकी जगह ये काम मैं कर देता हूँ। हन्नान, ये फनी नहीं है, सीरियस बात है। बात यह है कि वो माँ बाप है और बच्ची के माँ बाप बहुत मजबूर और कमज़ोर होते हैं। अंकल बेशक सख्त और रसूल पसंद पुलिस ऑफिसर है, मगर इस पल वो एक बेटी के बाप थे, इकलौती बेटी के बाप, जो पूरे 3 महीने से लापता थी। जब उन्होंने देखा कि वो बिल्कुल महफूज है, खुश है और सबसे बढ़कर बोल रही है, जो लड़की अपनी ज़िंदगी के 15 साल नहीं बोल सकी, वो तुम्हारे साथ से 3 महीने में बोलना शुरू हो गई। ये कोई काम कर ना कर सका, सिर्फ तुम कर सके। तुम बेशक गुंडे हो गए, बुरे हो गए, जालिम हो गए, लेकिन इस वक्त वो तुम्हें एक गुंडे के रूप में नहीं, बल्कि एक दामाद और फरिश्ते के रूप में देख रहे हैं। माँ बाप तो ऐसे बददामाद को भी बर्दाश्त करते हैं, उनको भी सरवर बिठाते हैं, जो उनकी बेटी को जूती की नोक पर रखते हैं। तुमने तो ऐसा काम किया जो शायद किसी ने न भी किया हो। उसे उसके माँ बाप से मिलवाया। ये बहुत बड़ा रिस्क था, और ये रिस्क सिर्फ तुझ जैसा आदमी ले सकता था। सिकंदर ने गहरा सांस लिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सबसे बढ़कर रे पे गुस्सा आ रहा है। मैं अच्छा नहीं हूं और ना ही अच्छा बनना चाहता, कम से कम इस हवाले से जहां में गलती सरासर मेरी थी। बेशक तूने घटिया काम किया था, मगर तुमने रमशा को एक ऐसा मुकाम और इज्जत दी जो किसी शरीफ आदमी ने भी नहीं दी होगी। शेरू, ऐसा कोई भी नहीं। लाख अच्छे आदमी अपनी बीवी के लिए बहुत कुछ करते होंगे, लेकिन तेरे जैसा कोई नहीं। एक रुक रुक कर बोलने वाली लड़की की बात तहम्मुल और तवज्जो से कोई नहीं सुनता। एक खामोश लड़की एकदम से बोलने लग जाए तो कोई भी उसके कंधे पे सर रखे खामोशी से नहीं रोता। कोई बिला वजह किसी के लिए इतना पोसेसिव नहीं होता कि उस बंदे को चीर के रख दे जो उसकी बीवी को एक गलत निगाह से भी देख ले। बहुत से लोग तो जुमले कस के गुजर भी जाते हैं, बजाय उनकी हड्डी पसली तोड़े वो अपनी औरतों को 4 बातें सुनाने लग जाते हैं। और रही बात बीवी के इलाज की, वह हंसा। बुहार से लेकर वो आपका बच्चा भी पैदा कर रही होगी तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जाहिर है ये सब तो औरतें को करना होता है। सब बर्दाश्त करती हैं। उन्हें खाना टाइम पे चाहिए, उनके काम वक्त पे हों, तवज्जो पूरी की पूरी मिले, खुद को भी संभालें, उनको, उनके घर वालों को भी संभालें। औरत ना होगी, मशीन हो गई, फिर भी उसे वो इज्जत और मोहब्बत नहीं देंगे जिसकी वो हकदार है। लेकिन बात तुम्हारी आएगी तो तुम सबको पीछे छोड़ चुके हो। लोग कहते हैं तेरे जैसे मजीद 3-4 और दुनिया में आ जाए तो बस दुनिया में तबाही शुरू, जबकि मैं कहता हूँ तेरे जैसे मजीद इस दुनिया में आदमी आ जाए तो ये दुनिया जन्नत बन जाए। सिकंदर को अपने कानों और समातों पर यकीन नहीं आया। ये कमीना बोल ही क्या रहा था? ऐसे क्या देख रहा है? सिकंदर ने उसे सरतापा देखा। पी तो नहीं हुई? अन्नान का मुंह उसकी बात पर लटक गया। तेरी तरह बिल्कुल भी नहीं हूं, और मैंने कभी पी नहीं। अच्छा, इतने तुम शरीफ। वो मेरी 26 पे ब्रांडी पीकर कौन टुन हुआ था? वाह, जबरदस्ती मेरे जूस में डालकर बकवास करता है। मैं टुन हुआ था। मुझे वो दिन मत याद दिला। उस दिन की तरह आज भी दिल करता है तेरी पतीसी तोड़ दूं। क्या बात है,
आपकी मोहतरम। और वो कौन नाच के कह रहा था, वंस मोर शेरू? हनान का चेहरा सुर्ख हो गया। उससे अपनी जूती निकाली और सीधा सिकंदर पे फेंकी। सिकंदर एकदम पीछे हुआ। जूती रमशा की बिस्तर पे गिरी। तू निहायत ही बेगैरत इंसान है। सिकंदर ने उसे घूरकर जूती उठाई और जमीन पे फेंकी। उसी पल दरवाजे पे दस्तक हुई। कम इन। सिकंदर की बजाय हन्नान बोला। उसी टाइम मुलाजिम ट्रे लेकर उनके लिए कॉफी के 2 कप ले आया। वो काफी खुशशक्ल नौजवान था। सिकंदर एकदम चौंका। वो नौजवान सिकंदर को देखकर अपनी नजरें फेर चुका था, लेकिन उसकी नजर पे सिकंदर एकदम ठहर गया। बात सुनो। ताकुम भरे लहजे में वो अपनी जेब में हाथ डाले मुलाजिम से मुखातिब हुआ। जी, यहाँ इस घर में कब से काम कर रहे हो? हन्नान ने अपनी आंखें घुमाई। अब खुदा का वास्ता है, इसे फारिग मत कर देना कि ये नौजवान मर्द है। तुम चुप करो और हाँ, बताओ तुम। वो सिकंदर से बिल्कुल मुतासिर नहीं दिखाई दे रहा था। वो अब तक हैरान था कि डीएसपी साहब का दामाद सिकंदर बाहर निकलेगा। पता नहीं उन्हें ईमानदार पुलिस ऑफिसर कौन कहते थे। जी, 3 साल से। उसे मारे भांदे सा जवाब दिया। सिकंदर ने लब दबाकर कुछ सोचा, फिर उससे कॉफी ली। अपनी बीवी से मुखातिब होने की कोशिश मत करना और 10 फीट के फासले पे रहना। अगर वो नजर आए भी तो नजरें फेर लेना। चलो जी। हन्नान ने बड़बड़ाकर कहते हुए कॉफी का सिप लिया। जी सर। वो सिकंदर को तुंद से देखने के बाद चल पड़ा। इस घर में कितने मुलाजिम काम करते हैं? सिकंदर रमशा के बेड पे बैठे हुए हन्नान से पूछने लगा। बेचारों को क्यों निकलवाने पर तुले हो? वैसे भी रमशा ने तुम्हारे घर पे ही रहना है। वो बेपरवाही से कहते हुए कॉफी का सिप लेने लगा। तुम्हें समझ नहीं आ रही हन्नान, गॉसिप और फजूल बातें सोसाइटी में कैसे फैलती हैं और उसकी वजह कौन होता है? हन्नान अब चौंक पड़ा, फिर कुछ सोच कर बोला। जो घरों में काम करती हैं और घर घर जाकर अपने मालकिनों को मिर्च मसाले लगाकर बात बताती हैं। बिल्कुल। और बातें क्या होती हैं? सिकंदर तल्ही से मुस्कुराकर हन्नान को देखने लगा। मेरी रे की बदनामी होगी और मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि रे को और उसकी फैमिली को जरा सा भी कोई कुछ कहे। तो इसकी वजह भी तो तू है। हन्नान ने उसे सख्त नजरों से घूरते हुए कहा। जानता हूँ, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मैंने ये काम सारा बिगाड़ा है, अब मैं ही ठीक करूंगा। और वो कैसे? हन्नान अब सीधा हुआ। सिकंदर मुस्कुराया। अपनी दहशत दिखाकर। बहुत शुक्रिया मुझे इतनी इज्जत देने का। हालांकि मैं इसका हकदार भी नहीं हूँ। जाहिर है लाहौर का सबसे बड़ा बदमाश हूँ। मेरी इज्जत करना आप पे लाजिम तो नहीं है। सब काम वालों को लाइन में खड़ा किए और बड़ी नरमी से मुस्कुराकर उनको एक नजर देखते हुए बोला। आप लोग सोच रहे होंगे कि आप लोगों को मैंने बुलाया क्यों है। इस घर का दामाद को आए पहला दिन भी नहीं हुआ कि वो अब सब पर हुक्म चलाने लगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इंसान को मजबूर कर देती हैं। मैं बड़ा नरम मिजाज आदमी हूँ, लेकिन बात अगर मेरी फैमिली की आई है तो मेरी नरमी को गायब होने में सेकंड से ही लगेंगे। तो मैं आपसे पूछूंगा, दिल में कौन सा प्लॉट बना रहे हैं आप लोग और बाकी घरों में क्या स्क्रिप्ट पेश करने वाले हैं? दाऊद। सिकंदर मुड़ा तो रमशा हैरत से देखते हुए उसके पास आई। डोंट टेल मी, आप इन्हें ट्रैम्पल करने वाले हैं? सिकंदर मुस्कुराया। नहीं रे, बस तारुफ करवा रहा हूँ। अपने ससुर जी के घर में बदमाशी तौबा करो। फिलहाल अपने दूसरे घर जाने का को मेरा कोई इरादा नहीं है। क्या कहानी जहन में है? किस घर की बेटी मेरे साथ भाग गई थी या फिर मैंने उठवा लिया था? अगर मैंने उठा भी लिया था तो इसमें कसूर बीवी का था। माँ बाप बेचारे मजबूरी पे कबूल करने को तैयार हो गए। हाय दमाद गुंडा, डरा धमकाकर इन मजबूर लोगों को चुप करवाया है, वगैरह वगैरह। ये कहानी तो मेरे जहन में फौरन आई। अगर कुछ अनोखा स्क्रिप्ट है तो वो मुझे बता दें। सिकंदर की बात सुनकर रमशा ने उन सबको देखा, फिर सिकंदर की करीब आई। किसी ने कुछ कहा है दाऊद? देखिए नाज समझ लोग हैं, प्लीज। हनान उसी पर आया और उसके हाथ में बैग था। थैंक्स बड़ी। रे, मुंह उधर करो। सिकंदर, आप लोगों को मुंह बंद करवाने के पैसे देंगे? सिकंदर और हनान दोनों उसकी मासूमाना बात पर हंस पड़े। आंटी के पास जाओ, मैं जरा इनको टिप दे दूं। फिक्र मत करो, इतना जालिम नहीं हूं। नहीं, मैं भी देखना चाहती हूँ कौन सी टिप दे रहे हैं। दाद, आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे पापा और मम्मी को आपसे बददिल होना पड़े। नहीं होंगे। मेरे ससुर और सास बहुत प्यारे दिल के मालिक है। जाओ तुम। हन्नान, एक काम करो, जरा इन्हें शो दिखाओ। मैं इन मोहतरमा को जरा अंदर भेजूं। जब उसे पता लग गया कि रमशा ने यहाँ से हिलना नहीं है तो उससे बैग हन्नान को फेंका, जिससे उसे फुर्ती से कैच किया। फिर उससे रमशा का हाथ पकड़ा। आंटी कहाँ है? सिकंदर, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? इनको डराएं तो मत। अगर पापा को पता चल गया तो वो अपसेट हो जाएंगे।
रमशा उसके साथ चलते हुए परेशानी से बोली। नहीं होंगे, उल्टा मुझे फ़ख्र से देखेंगे, मुझे गले लगाएंगे और फिर कहेंगे कि हमारी खातिर यहाँ ही रह लो। अच्छा, वो आपको ये सब काम छुड़वाने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपका तो पास आने का सीन नहीं लग रहा। मेरी प्यारी सासू माँ कहाँ है? सिकंदर बात बदलते हुए उसे रुक कर देखने लगा। सो रही हैं, दवाई लेती हैं ना, तो इस टाइम रेस्ट करती हैं। ओके, अब अच्छी बेगम मेरे साथ चलें और अपने शोहर को तवज्जो दें। जब से आया हूँ अपनी मम्मी के साथ मोहतरमा चिपकी हुई हैं। सिकंदर, अब आप अम्मी को? मगर सिकंदर ने उसकी बात काटी। नहीं करूँगा यार, मगर मुझे भी तो तवज्जो दो। देखो कितनी कुट पड़ी है तुम्हारे अब्बू से। उससे अपने चेहरे की तरफ इशारा करते हुए बेचारगी से कहा। रमशा ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। ये तो कुछ भी नहीं है, अगर मैं वक्त पे ना आती तब वो आपकी टांगे तोड़ चुके होते। सिकंदर ने उससे अपने करीब किया। शुक्रिया तो बनता है भाई। वो झुकने लगा था कि एकदम दुरायना की आवाज़ पर उसे मुंह बनाकर पीछे होना पड़ा। हन्नान को कहना पड़ेगा बीवी को तवज्जो दे, ताकि बेचारी को बोरियत के मारे तुम्हें ना बुलाना पड़े। सिकंदर, आप भी ना, अब जाए रेस्ट करें, रात की फ्लाइट है आपकी प्लेन में भी, तो वैसे ही आराम नहीं करेंगे आप? नहीं, घर जाकर सो जाऊंगा, सुबह बख्तावर से मिलूंगा, उसको भी चेक करना है। मैं आ जाऊंगी और बहुत शुक्रिया आपका। वो मुस्कुराते हुए सिकंदर से बोली। सिकंदर ने उसे घूरा। किस चीज़ का भला? मुझे 2 दिन अम्मी अब्बू के पास छोड़ने के लिए। प्लीज़ मुझे ये बात याद मत दिलाओ। अगर तुम्हारे अब्बू ना कहते तो मैं लेकर चल पड़ता, मगर ऑलरेडी ही मुंह सूजा हुआ है। बख्तावर मजीद मेरे बिगड़े हुए चेहरे को देखती तो उससे पागल हो जाना था। वो सिकंदर से कुछ कहने वाली थी, एकदम सिकंदर का फ़ोन बज उठा। उससे चेक किया तो अननोन नंबर पे कॉल आ रही थी। हेलो सिकंदर, रऊफ बात कर रहा हूँ। अपने ससुर की आवाज़ सुनकर सिकंदर को हैरत हुई। अरे अंकल, सब हैरियत है? हन्नान को लेकर फ़ौरन स्टेशन आओ, कुछ ज़रूरी बात करनी है। अच्छा, मगर कहीं आपका मुझे अंदर करवाने का इरादा तो नहीं है? वो शरारत से कहते हुए रमशा को देखने लगा, जो उसे उलझी हुई नसों से देख रही थी। उससे रमशा को इशारा किया कि वो दुरायना के पास चली जाए और वो चल पड़ा। सीरियस मामला है और तुम दोनों का होना ज़रूरी है। ओके सुसर जी, किसी की कुट लगवानी है तो अभी हाजिर हो जाता हूँ। बख्तावर अपने स्टेटमेंट ऑफ एंट्री को चेक करते हुए अपने आईडी कार्ड बैग में रखने लगी। एकदम मुड़ते हुए उसने अपने आप को आईने में देखा तो कुछ सोचते हुए बेख्तियार मुस्कुरा पड़ी। धुएं के मारे वो बेख्तियार खांसने लगी। उसे कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। एकदम मुंह पे हाथ रखते हुए हुदाद को तलाश करने लगी, लेकिन हुदाद तो बाहर था। वो अपने बाजू को जोर से हिलाने लगी ताकि धुएं को अपने इर्द गिर्द से हटा सके। आंखों में शदीद मिर्चें लग रही थी, आंसू भी बेख्तियार हो गए थे। एकदम उसे घुटन हुई। वो हुदाद को पुकारना चाहती थी, मगर उसे डर था कि धुआं उसके अंदर चला जाएगा। फिर एकदम किसी की आवाज़ सुनाई दी और फिर किसी ने एग्जॉस्ट फैन ऑन किया। थोड़ी देर धुआं कम सा हुआ, मगर बख्तावर का दिल ख़राब हो चुका था और काउंटर को थामे वो झुके खुद पे काबू पा रही थी। थोड़ी देर किसी के मजबूत हाथ अपने कंधे पर महसूस हुए और किसी ने उसे खींचा। दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? ये कोई आम लैब नहीं है जिसमें छोटे मोटे तजर्बे करोगी तो नुकसान भी ना होने के बराबर होगा। चलो बाहर। मगर बख्तावर मुंह पे हाथ रखे आंखें बंद किए खामोशी से उसके साथ चल पड़ी। वो मज़ीद कुछ कह रहा था, मगर उसका चीखना, उसे डांटना पता नहीं क्यों बुरा नहीं लग रहा था। वो उसकी फिक्र कर रहा था कि अगर उससे कुछ हो जाता तो। वो बाहर निकले तो बख्तावर ने उसे सामने लंबी सी वेलवेट की कुर्सी पे बिठाया और फिर दूध से जाने भागा। थोड़ी देर बाद उसे अपने होंठों पे ग्लास का कोना महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें खोली तो धुंधली नजरों से उसे खुदा नजर आया, जिसका खुद भी चेहरा हल्का सा नीला हो गया था। बख्तावर ना जाने क्यों हंस पड़ी, मगर हंसी निकलने की बजाय खांसी शुरू हो गई। किसी ने उसकी पीठ थपकी और उसे ग्लास को थोड़ा सा नीचे करके फिर आगे किया। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारे साथ वाकई दिमागी मसला है। मुझे डॉक्टर शरीना से बात करनी होगी। शरीना का जिक्र उसके लबों से सुनकर बख्तावर को ना जाने बहुत बुरा लगा। ग्लास उससे लेकर वो पानी पीने लगी और दूसरे हाथों से अपनी आंखों को रगड़ने लगी। बस उसके बाद हठात साहब की मामूल की टर्टर शुरू हो गई और बख्तावर का शरीर रद्द-ए-अमल। दरवाजे पे नॉक हुआ तो बख्तावर एकदम सोच की दुनिया से निकली। जी। वो अपना बैग चेक करने लगी तो दरवाज़ा खुला। उससे देखा जमील था। बीवी, हाजिक साहब आए हैं आपको लेने। अब बख्तावर चौंकी। वो क्यों आए हैं? मैंने तो उनको टाइम का नहीं बताया था। उसे हैरत हुई। उसे तारीख बताई थी, लेकिन उससे ये नहीं कहा था कि वो उसे छोड़े। पता नहीं बीबी,
मगर वो आपको बुला रहे हैं, पहले ही देर हो रही है। अच्छा आप जाए, मैं आती हूँ। मुझे तो या तो ड्राइवर ने छोड़ना था या खुदा ने, शायद दोनों में से किसी ने नहीं छोड़ना था। तो उन्होंने हानी मामा को बता दिया हो और हानी मामा ने हासिफ भाई से कह दिया हो। वो अपना केस उठाते हुए अपना यूनिफॉर्म का दुपट्टा ठीक करते नीचे की तरफ आई। उसके सिल्की सीधे बाल इस वक्त हेयर कैचे में मुखित थे और वो अपनी उम्र से काफ़ी छोटी लग रही थी। उसके पीछे उसने देखा खदास सीटी पे कोई धुन बजाता नीचे आ रहा था। उससे वक्तावर को देखा तो आंखों में हैरत लिए बोला, ओह, तुम तो बड़ी वक्त की पाबंद निकली। मुझे लगा अभी मुझे चिल्लाना पड़ेगा कि तुम अपने कमरे से निकलो। वैसे मानना पड़ेगा, कुछ मामलों में तुम वाकई अकलमंद हो। बख्तावर ने उसकी बात को इग्नोर किया और तेजी से सीढ़ियों से उतरती दरवाजे की तरफ बढ़ी। जरूर शरीना मैडम का काम याद आ गया होगा, तभी तो मुझे नहीं छोड़े। मुझे भी इनकी जरूरत नहीं है, मेरे लिए और भी बहुत लोग मुंतजिर हैं। अरे कहाँ चल पड़ी, अभी घंटा है, नाश्ता तो कर लो। सॉरी हाजिक भाई, मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ। अदाल लॉन्च में पड़े टेबल से अखबार उठाने लगा, एकदम रुक गया और फिर वो फुर्ती से उसके सामने आया जो दरवाजे के करीब आ चुकी थी। तुमने उसे वो क्यों बुलाया? अदाद का लहजा पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो गया था। बख्तावर को उसके अंदाज पे हैरत हुई। वो ऐसे क्यों पूछ रहे हैं जैसे उन्हें ना पता हो। क्यों, उन्हें ना बुलाती तो किससे बुलाती? अदाद को ये बात एक नुकीली तीर की तरह लगी। मना किया था, तुम अपने उस फजूल से कज़न से दूर होगी, तो फिर उसे क्यों बुलाया? उस सख्त लहजे में दौड़ा। बख्तावर एकदम पीछे हुई। मर्जी मेरी, मैं आपकी हुक्म की पाबंद नहीं हूँ। क्यों दूर हूँ, वो मेरे कज़न है। तो फिर रहती ना उस कज़न के पास, यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज़ ऊंची हो गई, चेहरा सुर्ख हो गया। बख्तावर एकदम चुप हो गई, फिर बोली, मेरे मामू का घर है। आप कहने वाले तब होते जब ये घर आपका होता। अदाद ने उसे देखा, फिर अपने सर पर हाथ फेरा। आप अब साइड पे हो, मुझे देर हो रही है। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम उस लड़की के साथ नहीं जाओगी। क्यों नहीं जाऊंगी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? बख्तावर ने अपना हाथ ऊंचा करते हुए चिढ़कर गिराए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वैसे तुम हो, मगर आई कांट ट्रस्ट हिम। उसी पल दरवाज़ा खोला और हासिक नुमादार हुआ। बख्तावर ने उसे देखा तो अपने चेहरे के तासुरात नॉर्मल किए, जबकि खुदात का सुर्ख चेहरा मजीद तहशीश से सुर्ख हो गया। मुठियाँ उससे भींच ली। बख्तियार, कितनी देर लगाओगी? मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। ये कौन है? अदाद का दिल किया उसके मकरूर चेहरे को पंच करके कहे कि तुम्हारा बाप हूँ, मगर खामोशी से लब दबाए बख्तावर को देखने लगा, जो मुस्कुराकर बोली, ये दुरायना आप ही की चाचू हैं? जी हाँ सिख भाई, मैं आई, आप चलें। नहीं भाई, तुम्हें लेकर ही चलूंगा, तुम मजीद देर लगाओगी, मैंने कहीं और भी जाना है। उसके अंदाज में हदाद चौंका। वो वाकई घबराया हुआ लग रहा था, लेकिन वो अपनी घबराहट बख्तावर से छुपाने में कामयाब हो गया था, मगर खुदाद से नहीं। अगर आपको कहीं और जाना है तो ठहरने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे वैसे भी छोड़ने वाला था। आसिक ने अब की बार हदाद को देखा, जिसकी आंखें सख्त मगर चेहरे पे अजीब सी मुस्कुराहट थी। नहीं, अब इतनी भी जल्दी नहीं है। बख्तावर, तुमने नाश्ता कर लिया है? अगर नहीं किया तो कर लो, मैं वेट कर लूँगा। नहीं हासिक भाई, वाकई देर हो रही है, मेरा ख्याल है चलते हैं। बख्तावर तेजी से कहकर जाने लगी तो एकदम हदाद ने हासिक को देखा तो अचानक से उससे बख्तावर का बाजू पकड़ा। मैंने कहा ना, मैं छोड़ूंगा, तो बस बात खत्म, तुम जा सकते हो। हासिक के तासुरात बदल गए और वो हदाद के सामने आया और उससे बख्तावर का बाजू छुड़वाया। दोबारा इसका हाथ ऐसे मत पकड़ना, वरना तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। बख्तावर एकदम परेशान हो गई। डॉक्टर आप, वो बोल नहीं सकी क्योंकि हदाद हंसा। अपने अंजाम का तो मुझे नहीं पता बच्चे, मगर तुम अगर इस लड़की से दूर ना रहे तो तुम्हारा अंजाम मौत होगा। उसकी अजीब बात पर बख्तावर फ्रीज हो गई। वह हासिक उसी पल कद निकालने लगा था। डॉक्टर आप मेरे साथ आइए, मुझे वो आंखों में अभी भी तकलीफ हो रही है। और हासिक भाई आप चले जाइए, मुझे भी काफ़ी देर लगेगी। उससे हदाद का हाथ पकड़ते हुए हासिक को तेजी से कहा। मगर बख्तावर तुम, मैंने कहा ना, जब मुझे आपकी ज़रूरत होगी तो आपको कॉल कर लूँगी, आप तो चले। हासिक के तासुरात खतरनाक हो गए, जबकि हदाद के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अब तुम जा सकते हो डियर कज़न, हदाद कहते हुए चल पड़ा और हासिक ने वक्त को देखा, जिससे बड़बड़ाकर हासिक को सॉरी कहा। हासिक ने सर को होले से हम देते हुए इशारा किया कि कोई बात नहीं, मगर मुड़ते हुए उसके चेहरे के तासुरात बिल्कुल बदल चुके थे। आंखों में अजीब सी नाकामी की आग थी। मुठियाँ जोर से भींचे, उससे मुक्का जोर से तान कर बाहर आया। आज तो बड़ी खामोशी छाई हुई है, क्या बात है? पेपर्स की टेंशन तो नहीं हो सकती?
किसी ने मुहतरमा के मुंह पे ग्लू तो नहीं लगा दिया? बख्तावर ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और बाहर खिड़की की तरफ देखने लगी। अदात जो मोड़ काट रहा था उसे कनखियों से देखते हुए बोला, कहीं क़यामत तो नहीं आने लगी? बख्तावर आलम खामोश, अल्लाह खैर ही हो। वो शरारत से बोलते हुए जा रहा था कि बख्त बोले। वो सरशार था कि बख्तावर ने उससे चुना, ना कि उस लोफर से कज़न को जिसकी सुनहरी आंखों में अच्छे इरादे दिखाई नहीं देते थे। आप एक काम करें, मुझे यहीं छोड़ दें, मैं आगे पैदल चल लूँगी। अदात मजीद उससे कुछ बोल रहा था तो बख्तावर बिलाहिर तंग कर बोलते हुए अपने बाल पीछे करने लगी। चाहता तो मैं भी यही हूँ, मगर इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। बाद में तुम आयना से मेरी शिकायत लगवाओगी। अब तो आयना के साथ तुम अपने सो कॉल्ड मामा से भी मेरी कुट लगवाओगी। अगर आप अब चुप ना रहे तो मैं यहाँ से उतर जाऊंगी। बख्तावर चिढ़कर बोलते हुए मजीद उससे रुख मोड़ चुकी थी। अदात ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। बड़ी टैलेंटेड लड़की हो, चलती गाड़ी से उतर जाओगी। मेरा शक दुरुस्त निकला, तुम एक चुड़ैल हो। बख्तावर ने अपने कानों पे हाथ रख दिया। बिलाहिर वो सेंटर पहुंच चुके थे। वापसी भी आने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, मुझे कोई लेने आएगा। और वो कौन होगा? तुम्हारा वो कज़न? अदात सख्त आंखों और गहरी तंसिया मुस्कुराहट से उसे बोला। बख्तावर अपनी चीज़ें उठाकर बोली, क्या प्रॉब्लम है आपको? आपने मुझे ड्रॉप करने की ड्यूटी निभा दी। मैं तुम्हें पिक करने की ड्यूटी भी निभाऊंगा। चुप करके पेपर देने जाओ, बेस्ट ऑफ लक। अदात उसकी बात काट कर अपने सर पर हाथ फेरते हुए तेजी से बोला। बख्तावर लब जोर से दबाकर उसे देखने लगी। फिर गहरा सांस लेकर उतर गई। उदात हंस पड़ा। गाड़ी मोड़कर वो वापस मुड़ने लगा था कि एकदम ठहर गया जब उससे कुछ अजीब सी चीज़ दिखी। वापस मुड़ने की बजाय उससे गाड़ी आगे बढ़ाई। आंखें सुकेड़ कर उसे देखा तो उसकी स्टेयरिंग पे गिरफ्त मजबूत कर दी। वो नो उम्र लड़का छल्ली वाले को नीले रंग का शॉपर पकड़ाते हुए इधर उधर देखकर सेंटर की तरफ बढ़ा। इस वक्त छल्ली वाले का मकसद नहीं समझ आया था। वो तो निकलने के टाइम की मौजूद होते हैं। अदात ने फैसला किया कि वो यहीं ठहरेगा। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसी वक्त उसका फ़ोन बज उठा। उससे देखा ब्रूटस उसे कॉल कर रहा था। उसका फ़ोन उठाकर कान से लगाते उसे दरख्त के करीब गाड़ी पार्क की। हाँ बोलो ब्रूटस। हम्म, काम पे हूँ। किसे? क्यों? उसे क्यों उठवाना है? दिमाग तो नहीं खराब? मैं दिन के इस वक्त तो बिल्कुल ये काम नहीं कर सकता। रात को भी बहुत मुश्किल है। मुझे धमकी मत दिया करो। मैं वो कमज़ोर हमर नहीं रहा। और खबरदार मुझे वो रोती हुई लड़की की वॉइस कॉल भेजी। मैं जानता हूँ वो ड्रामा था जो उस दिन तुमने मेरे साथ किया था। उसे तुमने वैसे भी कुछ नहीं कहना। अदात सर लहजे में कहकर फ़ोन बंद कर चुका था। उससे देखा तो उससे बिल्कुल हैरत नहीं हुई कि छल्ली वाला गायब हो गया था। अपनी टाई को ठीक करते हुए वो दरवाजे को आहिस्ते से धकेलते हुए अंदर दाखिल हुआ। जमाल नसीम जो अपनी कुर्सी पर बैठे किसी से फ़ोन पे गुफ्तगू कर रहे थे, फारूक को देखकर एकदम चुप हो गए। फारूक रुककर उन्हें सर के खम से सलाम किया और इशारा दिया कि वो बाहर चला जाए, जिस पे जमाल नसीम ने नफ़ी में सा हिलाया और उससे बैठने का इशारा किया। फारूक फाइल टेबल पर रख कर कुर्सी घसीट कर बैठा। जमाल अजीम बात मुकम्मल करके उसे देखने लगे, जो अपनी टांगें बेमकसद हिलाए इधर उधर देख रहा था। ओ फारूक बेटे, कैसे आना हुआ? आजकल तो गायब ही हो गए थे तुम। वो मुस्कुराकर खुशगवार लहजे में बोले, जिससे फारूक हंसा। बस ज़रा सा बिजी हो गया था। आपको तो पता है, जब एक चीज़ के पीछे पड़ जाता हूँ तो बस उसको हासिल करने के लिए सारे होश हवास भुला बैठता हूँ। इर्द गिर्द की दुनिया का होश नहीं रहता। अब कुछ सबूत मिले हैं, मुझे लगता है शायद आपके काम आ सकते हैं, या फिर आपका काम समझिए आसान हो गया। मतलब तो सिकंदर की बात कर रहे हो? जी सर, ये फाइल पढ़िए। इसमें शफकत की कुछ आदमी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स हैं। उनका जिस तरह कत्ल किया गया था वैसे ही शफकत का किया गया था। अब उसकी बात पर वो बिल्कुल सीधे हो गए और उससे फाइल ली और खोलकर उसे पढ़ा। एक ही किस्म की प्लेट इस्तेमाल की गई और ये काफ़ी रेयर सा हथियार है, जो मुझे यकीन है कि सिर्फ सिकंदर के पास है। तुम कैसे कह सकते हो? वो एकदम चौंक कर उसे देखने लगे। उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले इन डेड बॉडी के कपड़ों में खून भी टेस्ट हुआ, जिसमें किसी और का नहीं, सिकंदर का खून शामिल था। तुम्हें, ऑफ कोर्स, तुम्हारा वो भाई है और हथियार का, ये रशियन मॉबस्टर के पास आए से हथियार। वो फिर उन्हें जितनी ज़रूरी डिटेल्स दे सकता था उन्हें दी। वो खामोशी से संजीदगी से उसे सुनने लगे। फारूक ने कुछ चीज़ें छुपा कर रखी क्योंकि आखिर में वो भी पूरी तरह फंस सकता था। उसका मकसद सिकंदर को लंबे टाइम के लिए अंदर करना था। सिकंदर फ़ोन पे जावेद से गुफ्तगू कर रहा था और हन्नान ड्राइव कर रहा था। हन्नान का फ़ोन बज उठा तो उससे देखा जमाल अजीम कॉलिंग आ रहा था। उससे कॉल का बटन दबाकर अपना ब्लूटूथ ऑन किया। वो दोनों इस वक्त बख्तावर को सेंटर से लेने जा रहे थे। उसको सरप्राइज़ देना था।
सिकंदर बख्तावर को बहुत मिस कर रहा था और ज़िंदगी में इतने दिनों के लिए अकेला उससे पहले छोड़ा था। उसे फिक्र थी और खुद पे गुस्सा था कि वो अपनी मजबूरी में वक्त को नज़रअंदाज कर चुका था। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी जी, कल रात को पहुंच गया था। दुरायना अभी फुप्पो के घर ही है। वो 2 दिन में वापस आ जाएगी। सुना है कि फुप्पो भी लाहौर आ रही हैं। जी जी, आपकी आयना से बात नहीं हुई? उससे मोर काटा। वो अपनी सुसई की बात सुनने लगा तो एकदम उस गाड़ी पे ब्रेक लगानी पड़ी। सिकंदर का सर झटके से आगे हुआ, लेकिन उससे डैशबोर्ड पे हाथ रखा। शिट, व्हाट द? अन्नान ने उसके मुंह पे हाथ रखा और उनकी बात सुनी। अच्छा, सिकंदर का हून? ठीक है, ठीक है। फारूक आपके पास है या चला गया? चला गया। ओके अंकल, मैं आता हूँ। अभी आप किसी से केस डिस्कस मत करें। मैं पहले वो फाइल पढ़ना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ अंकल, मेरा ये काम नहीं है, मगर वो बड़ा कमीना मुजरिम है। हो सकता है उसे फारूक को ट्रिक करने के लिए ऐसा किया हो। अनान ने घूर कर सिकंदर को देखा, जिससे अपना फ़ोन बंद करके उसे देखा कि उसको कौन सा दौरा पड़ा है। मैं आपको समझाऊंगा, बस मुझे आने दें। अनान ने अपना फ़ोन बंद किया। क्या हुआ? सिकंदर ने उसे देखा। अब क्या हुआ है जमाली को? जमाली को कुछ हुआ है, हो या ना हो, तेरे सुतेले भाई को सख्त आग लगी है। मुझे समझ नहीं आती वो आखिर साबित क्या करना चाहता है। तेरा बाप तेरे बजाय उसे सारी जिंदगी प्यार करता रहा। जिंदगी में उसे सब कुछ मिला, प्यार मोहब्बत इज्जत सब कुछ, मगर फिर भी। रुक, क्या किया अब उसने? सिकंदर ने ना समझी से उसे देखा। तेरा सर किया है। तू यहाँ बैठा रही और वहां वो पक्का जेल का इंतजाम कर रहा है। और उस कमीने को रशिया का पता नहीं कैसे खबर मिल गई। सिकंदर ने सुना तो गहरा सांस लेकर सिगरेट का पैकेट निकाला। बस इतनी सी बात। मुझे लगा पता नहीं क्या आफत आ गई है। वो सिगरेट सुलगाकर उसे देखने लगा, जो स्टीयरिंग पे हाथ मारने लगा। चिढ़ क्यों रहा है? रिलैक्स रहो यार। किसी ने मेरा कभी कुछ बिगाड़ा है जो अब बिगाड़ेंगे? वो सिगरेट की गहरी कश लेने लगा। शेर दो प्लीज। अब मैं तुम्हारे शिट्स हैंडल नहीं कर सकता। बाहर में जाओ तुम। सारी जिंदगी तुम्हारी मुसीबतों को खत्म करते करते मैंने मर जाना है। मरना तो सबने है। अच्छा नहीं है कि कुछ अच्छा काम करके मरो। सिकंदर शरारत से कश लेते हुए बोला। अन्नान ने स्टीयरिंग पे गिरफ्त मजबूत कर दी। अच्छा, 2 सुट्टे मार, बेहतर फील करेगा। सिकंदर ने उसको सिगरेट थमाई, जिस पे अन्नान ऊंची आवाज में बोला। इस वक्त मेरी गाड़ी से फौरन उतरो। क्या मतलब? क्या हो गया यार, इतना गुस्सा? कुछ नहीं होगा। मैंने कहा उतरो मेरी गाड़ी से। अपना इंतजाम कर लेना तुम भा। उसने भावे सांस जोर दिया। सिकंदर ने उसे घूरा। सीधा बोल, जमाली के पास जाना है। वक्त को कौन लेने जाएगा? मेरी बला से तो पैदल जा, मगर दफान हो। प्यार और इज्जत का तो जमाना ही नहीं है भाई। इस मामे को कॉल कर लेना कि मेरी बच्ची को पिक कर ले। तो तू कहाँ जा रहा है? सिकंदर दरवाजा खोलते हुए बोला। दफान होने। मजाल है कि ये आदमी कोई सीधा जवाब दे दे। अनान ने आगे घुमाकर गाड़ी रिवर्स पर मोड़ी। वो एक नजर बैक मिरर में जाते सिकंदर को देखने लगा, जो बेफिक्री से चलता अपनी दुनिया में मगन दिखाई दे रहा था। जमाल नसीम को याद आया कि उनकी गाड़ी में चंद फाइल्स रह गई थीं। किसी से मंगवाने की बजाय उन्होंने खुद ही लेकर आने का फैसला किया। सिकंदर के चक्रों में बहुत से केसेस को भुलाए बैठे थे। गाड़ी की चाबी उठाकर वो बाहर आए। जैसे ही सीढ़ियों से उतरने लगे, एकदम किसी अनदेखे शख्स से उनके कंधे पे शूट किया। जमाल नसीम उस हमले के लिए तैयार नहीं थे। एकदम ऊंची आवाज में कराते हुए गिर गए, जिसकी वजह से उनके बाजू भी फ्रैक्चर हो गई। अन्नान उसी पल पहुंचा था। एक आदम 2 ऑफिसर गन पकड़े सड़क की तरफ भागे थे और उसे दूसरी तरफ देखा तो वहां चंद ऑफिसर्स जमाल हसीन को उठा रहे थे। उनको देखकर तो हन्नान का चेहरा सफेद हो गया। उनसे लथपथ वो वाकई कोई और नहीं, जमाल हसीन थे। शिट, अंकल। वो गाड़ी से उतरा और तेजी से भागा। वो उन्हें सीधा ऑफिसर हमीद की गाड़ी की तरफ लेकर जा रहे थे। हन्नान तेजी से आया। ये सब किसने किया? क्या हुआ? मेरी गाड़ी में लेकर चलो इन्हें। पता नहीं सर। बात मत करो, इनको लेकर चलो। अन्ना ने बात मुकम्मल होने नहीं दी। सीधा धाड़ कर उन्हें थामे लेकर चलने लगा, जो तकलीफ से कराते हुए बोले। मैं ठीक हूँ खन्नान। अंकल, आपको कुछ नहीं होगा। हन्नान के लिए वो बाप की तरह थे, इसलिए वो घबराकर परेशानी से उन्हें तसल्ली देते। अपनी गाड़ी में बैठाते हुए बोला। तेजी से गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर आकर उससे गाड़ी सन से भगाई। रमशद ने दुरायना को देखा, जो ज़रूरत से ज़्यादा चुप दिखाई दे रही थी। टीवी के वॉल्यूम को आहिस्ता करते हुए उससे चुटकी बजाकर आईना को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। जहां दुरायना जरा सा चौंक कर
फिर अपनी सोच में गुम हो गई। क्या हुआ है? जब से देख रही हूँ अनान भाई गए हैं, तुम उदास उदास सी लग रही हो। नहीं, बस दिल बोझल सा हो रहा है। पता नहीं, डाउन डाउन सी फील कर रही हूँ। उसका लहजा भी काफी बोझल सा था। रमशा शरारत से मुस्कुराई। क्या सीन है भाई? दुरायना ने उसे अब की बार देख कर घूरा। कोई सीन नहीं है। यार मेरे लिए पानी का ग्लास मंगवाओ। पता नहीं दिल अजीब सा हो रहा है। अब्बू से बात करना चाहती हूँ। अब्बू से या हन्नान भाई से? रमशा संजीदगी से उसे देखते हुए उठी। बको मत, मुझे अब्बू का बार बार ख्याल आ रहा है। मैं बात कर लेती हूँ उनसे। तुम मामू से बात करो, मैं अभी आई। वो किचन में आई तो एकदम अपने फ़ोन बजने पर उससे फ़ोन उठाया। हेलो। हद हो गई, बंदा फ़ोन ही कर लेता है। क्या मैं ही तुम्हारे पीछे पागल होता रहूं? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। रमशा मुस्कुराते हुए फ्रिज खोलकर पानी की बोतल निकाल कर बोली, दाऊद, आपको अभी 20 मिनट पहले मैसेज किया था और 2 घंटे पहले बात की थी। आप कभी कभी ना हद कर देते हैं। मैं हद करता हूँ? 2 घंटे से अजीब पागल हो रहा हूँ कि पता नहीं तुम वहाँ क्या कर रही हो, और पता नहीं इन 2 घंटों में कौन कौन आया होगा। तुम्हें देखा होगा और मैं चाहकर भी उसे ट्रैम्पल नहीं कर सकता। रमशा ने ताज्जुब से सर हिलाया। मैं आपका अपॉइंटमेंट रखवाती हूँ साइकेट्रिस्ट से। आप मुझे आउट ऑफ कंट्रोल लगने लगे हैं। वो ग्लास में पानी उंडेलकर नरम लहजे में बोली, मैं बड़ा कंट्रोल किस्म का इंसान था। ये तुम हो जिससे मुझे हर मामले में बेकाबू किया है। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, अभी खाना खाकर आयना के साथ टीवी देख रही थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्यों? ठीक तो है वो। हन्नान को पता है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बस थोड़ी सी टेंस लग रही थी। बार बार उसे मामू का ख्याल आ रहा है। अभी उससे बात कर रही थी। जमाली भी कोई याद करने की चीज है। सिकंदर के एकदम बेख्तियार कहने पर रमशा ने काफी ऊंचा सा क्या कहा। कुछ नहीं, अच्छा चलो मेरी जरूरी चीज मुझे दो। रमशा ग्लास पकड़ कर बाहर आई। आई लाइक यू। रमशा ने शरारत से कहकर फोन बंद कर दिया। उसे पता था सिकंदर कितना चिढ़ रहा होगा। इस वक्त उसे दोबारा जरूर कॉल करेगा। वो दुरायना के पास आई जो खुद से बड़बड़ाते हुए हन्नान को टेक्स्ट कर रही थी। अजीब बात है, ना पापा फोन उठा रहे हैं ना हन्नान को रिप्लाई कर रहे हैं। बिजी होंगे, तुम इतनी परेशान क्यों हो? ये लो पानी पियो। हाँ लेकिन पता नहीं दिल बहुत। आंटी ये देखिए, मैं आपके लिए कौरमा अपने हाथ से बना कर लाई हूँ। रमशा एकदम शीशा की आवाज़ पर रुककर उसे देखने लगी। चुप तो आईना भी हो गई। शुमाइला आंटी से मिलकर वो उन्हें डिश पकड़ाते हुए चेक कर बोली, बेटा तुम कौरमे को छोड़ो, मेरे साथ इधर आओ, किसी से मिलवाना है। अम्मी का लहजा भी काफ़ी खुशगवार था। हाय, कौन आया? कोई एक्टर तो नहीं आया? रमशा को ऐसे लग रहा था कि वो उसका नाम लेना चाहती है, मगर आंटी उसका नाम सुनकर अपसेट न हो जाए, इससे ऐसे बोलकर उस तरफ आई जहाँ दुरायना और रमशा बैठे थे। मिशी, देखो कौन आया है। रमशा को पहले ही पता चल चुका था कि वो कोने में लगे शीशे से उनको देख चुकी थी। आंटी के मिशी कहने पर और उसे रमशा के देखने पर शदीद तरीन झटका लगा। रमशा खुलकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर बोली, ये क्या? जैसे ही मैं गायब हुई तो मामा की दोस्त बन गई। नॉट फेयर यार। उससे बेख्तियार शीशा को गले लगाया, जबकि शीशा का सख्ता उससे गले लगाने पे भी नहीं टूटा। क्या हुआ? ऐसी फ्रीज क्यों हो गई? 3 महीने में क्या भूत बन गई हूँ या मजीद खूबसूरत हो गई हूँ? तो उसके सही तरह बोलने से वो मजीद शौक हो गई। मिशी बोल सकती है। मिशी वापस आ गई। या मौत से भी होते हैं। आंटी, मुझे जोर से थप्पड़ मारे। मुझे लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रमशा उससे अलग हुई तो शीशा काफी डरते हुए रमशा को देखकर बोली, जो हंस पड़ी, मिशी इससे लगाओ, मैं ये रख कर आऊं। बेचारी वाकई शौक में चली गई है।